Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start Geography Class 11, Fundamentals of Physical Geography. This is the next part of Chapter 1, Geography as a Discipline. मैंने आपको लास्ट क्लास में ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बता दिया था, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आता है? जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें लैंड फॉर्म्स और उसके एवोल्यूशन और उससे रिलेटेड प्रोसेसेस का स्टडी करते हैं. इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं. हाइड्रोलॉजी, जिसमें हम वाटर बॉडीज जो सरफेस पर है अर्थ में उसकी स्टडी करते हैं. उसके बाद सॉइल ज्योग्राफी, जिसमें हम प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन का स्टडी करते हैं. ठीक है, ये मैंने बता दिया था. उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या आता है? सोशल कल्चरल ज्योग्राफी. ठीक, उसके बाद पॉपुलेशन एंड देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, देन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी. ये पूरा मैं बता चुकी हूँ आपको. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका डायग्राम बना हुआ है. इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे जो है, इस डायग्राम को मैं समझा देती हूँ. ये है क्या? देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच. उसी को तो अभी पढ़ा है. क्या क्या? ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा अपन ने, और क्या पढ़ा? फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा. ठीक है, तो देखो ये फिजिकल ज्योग्राफी जो है, फिजिकल ज्योग्राफी में ये जो पार्ट है, देखो ये अभी पढ़ा है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड देन सॉइल ज्योग्राफी. ठीक है, ये बता दिया मैंने. तो ये इसके 4 पार्ट्स हैं. ठीक, फिजिकल के. एंड देन यहाँ पे अभी ये सेकेंड और थर्ड पॉइंट छोड़ो, उसको भी बता रही हूँ क्या है वो. उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट देखो बेटा, ये है सोशल कल्चर. ठीक है, सोशल स्लैश कल्चरल. उसके बाद हिस्टोरिकल, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स. उसके बाद पॉलिटिकल एंड देन इकोनॉमिक. ये क्या है? ये इसके पार्ट है. किसके? ह्यूमन ज्योग्राफी के. एंड देन पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स में क्या आएगा? ये 2 टाइप से हो सकता है, एक रूरल और एक अर्बन. ठीक, अब देखो यहाँ पे इकोनॉमी में क्या आएगा? इकोनॉमिक मतलब कि वहां पे जैसे किसी भी स्पेस में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, किससे वो मतलब जो मनी है वो अर्न करते हैं. सपोज जैसे उनका जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है, या फिर वो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, या फिर वहां का जो ऑक्यूपेशन है वो जनरली इंडस्ट्रियल हो सकता है. टूरिज्म से वो पैसा कमा सकते हैं. ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हो सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है इसका एक पार्ट. ठीक है, इसके अलावा सर्विसेज. ठीक है, समझ में आया? तो ये किसका पार्ट है? ये इकोनॉमिक का पार्ट है. ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रिंसिपल या फिर फिलॉसफी वो यूज किया गया है. क्या क्या है? ज्योग्राफिकल थॉट्स, और इसके अलावा ह्यूमन इकोलॉजी, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन. ये मतलब ये प्रिंसिपल एंड फिलॉसफी यानी 2 टाइप से हो सकता है. ठीक है, और मेथड एंड टेक्निक कौन सी यूज करते हैं? कार्टोग्राफी. कार्टोग्राफी में क्या करते हैं? यानी कि ये मैप ड्रॉ करने की एक टेक्निक होती है. ठीक है, मतलब इसमें मैप ड्रॉ करना पूरा इसमें आता है. ठीक है, इसके अलावा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. इसके अलावा फील्ड सर्वे कर सकते हो आप. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मतलब जैसे अपन ने कोई डेटा लिया, ठीक, तो डेटा लेके उसका एनालिसिस करना. अब ये डेटा कहाँ से हो सकता है? ये डेटा आपका इंटरनेट से हो सकता है. ठीक है, तो ये डेटा लिया और इसका एनालिसिस करना मतलब ग्राफ ड्रॉ करना. किसी भी एक, जैसे पॉपुलेशन है किसी भी एरिया की, एक एग्जांपल है ये, तो उसका डेटा लिया और उसके बेस पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक. जनरली ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड होती है. ठीक है, इसके बाद क्या है? फील्ड सर्वे मेथड, यानी कि आपने किसी भी फील्ड का किसी भी स्पेस का सर्वे किया. ठीक है, और सर्वे करने के बाद आपने वो डेटा कलेक्ट किया, तो वो क्या है? फील्ड सर्वे मेथड है. ठीक है, उसके बाद जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मतलब जिसमें GIS यूज कर सकते हैं, GPS यूज कर सकते हैं, LIS यूज कर सकते हैं. अब GIS का फुल फॉर्म क्या होता है? GIS का फुल फॉर्म पहले भी बता चुकी हूँ, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, GPS का आपको मालूम होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और LIS का फुल फॉर्म होता है लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, ये याद कर लेना. ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये. ठीक, ये फुल फॉर्म्स जो मैंने बताया आपको, तो ये क्या है? ये मेथड है और टेक्निक्स हैं. ठीक है,
अब इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी बता दिया, इसके बाद एक होता है इंटरफेस बायोज्योग्राफी। अब बायोज्योग्राफी में क्या आता है वो मैं पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन ये याद रखना बायोज्योग्राफी में आता है इकोलॉजी, प्लांट ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी एंड जू ज्योग्राफी। मतलब जो बायो से रिलेटेड होगा, ठीक है, वो आएगा इसमें। जैसे इकोलॉजी हो गया, प्लांट हो गया, जू हो गया, ठीक है, यानी एनिमल से रिलेटेड ज्योग्राफी। इसके बाद एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है, ये सब किसका पार्ट है? ये बायो ज्योग्राफी का पार्ट है। अब बायोज्योग्राफी होता क्या है, ठीक है, ये समझते हैं। द इंटरफेस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बायोज्योग्राफी विच इंक्लूड्स। आप यहां ध्यान रखना, इंटरफेस किसके किसके बीच का? फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच का। मतलब कि इसमें ह्यूमन भी आएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी भी आएगा और इसमें फिजिकल भी आएगा, यानी ये इन दोनों के बीच का पार्ट है, ठीक है। तो वो क्या है? वो है बायोज्योग्राफी। इसको, इसके जो पार्ट्स हैं वो बताया गया है। अब जैसे प्लांट ज्योग्राफी है, विच स्टडीज द स्पेशल पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन देयर हैबिटेट्स। अब यहां मैंने बताया था स्पेशल, अगर कहीं पे पैटर्न आ जाए यानी स्पेशल कहीं पे वर्ड आता है तो इट इज रिलेटेड टू द स्पेस, पर्टिकुलर स्पेस से रिलेटेड होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर स्पेस में नेचुरल वेजिटेशन का स्टडी करना, उसके पैटर्न का स्टडी करना, उनके हैबिटेट्स का स्टडी करना, वो क्या होता है? वो होता है प्लांट ज्योग्राफी, ठीक है। अब देन क्या है? जू ज्योग्राफी, विच स्टडीज द स्पेशल पैटर्न्स एंड जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल एंड देयर हैबिटेट। यानी कि किसी पर्टिकुलर स्पेस में वहां रहने वाले एनिमल्स और उनके हैबिटेट के बारे में, वो कैसे रह रहे हैं, उनके पैटर्न के बारे में, और उनकी जो जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी स्टडी करना, वो क्या होता है? जू ज्योग्राफी। एंड देन इकोलॉजी, इकोलॉजी में क्या होता है, या फिर इकोसिस्टम भी बोलते हैं इसको, डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हैबिटेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज। यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली स्पीसीज के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में स्टडी करना, ठीक। अब देन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, कंसर्न वर्ल्ड ओवर leading to the realization of environmental problems such as land degradation, pollution and concern for conservation has resulted in the introduction of this new branch in geography. अब environmental geography में क्या करते हैं? ये किससे रिलेटेड होता है? जैसे कि ये किससे रिलेटेड होता है? जैसे कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि लैंड ग्रेडेशन हो रहा है, पॉल्यूशन है, ठीक है, या फिर कंजर्वेशन करने की जरूरत पड़ी, तो इससे क्या हो रहा है? इसके कारण हमें ये जो ब्रांच है ज्योग्राफी की, ये लानी पड़ी और इसका स्टडी करना पड़ा, ठीक है। और ये डील किससे करती है कि जैसे हमें स्टडी करना पड़ा, जैसे पॉल्यूशन के बारे में, या फिर कंजर्वेशन के बारे में, या फिर लैंड ग्रेडेशन जो हो रहा है उसके बारे में, ये सब क्या है? ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। तो इन सब का स्टडी ये किसके अंदर आता है? एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर आता है, ठीक है। ये किसका पार्ट था? ये था बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। अब पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच, ठीक है। रीजनल अप्रोच का यूज कर करके कैसे हो सकता है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, कौन कौन सी हो सकती हैं? देखो, फर्स्ट है रीजनल स्टडीज, एरिया स्टडीज, यानी कि किसी भी रीजन का स्टडी करें, ठीक है, कंप्राइजिंग मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो रीजनल स्टडीज। अब देखो, मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो क्या है? ये मतलब ये बहुत छोटा सा एक जगह किसी रीजन को लिया तो वो मैक्रो में आएगा, देन उससे बड़ा मीजो में, देन उससे बड़ा माइक्रो में, ठीक है। यानी कि ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि वो रीजन वाइज डिवाइड कर दिया मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो में। एंड देन रीजनल प्लानिंग क्या होता है? कंप्राइजिंग कंट्री, रूरल एंड टाउन अर्बन प्लानिंग। यानी कि रीजनल प्लानिंग में देखो कि जैसे एक कंट्री को लिया, या फिर एक रूरल एरिया को ले लिया, या फिर किसी टाउन को लेते हैं, ठीक है, तो उसमें अर्बन प्लानिंग देखना, ठीक है, यानी अर्बन और रूरल के बेस पे, या फिर कंट्री या फिर टाउन के बेस पे उनको कंप्राइज करना, ठीक है, वो रीजनल प्लानिंग के अंदर आएगा। एंड देन रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलप करना किसी एक रीजन बेस को, जैसे कि आपने सिलेक्ट किया रूरल या फिर अर्बन, तो उसको पूरा डेवलप करना। एंड देन रीजनल एनालिसिस में क्या आएगा? देयर आर टू एस्पेक्ट विच आर कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन, दीज आर फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब क्या बताया था मैंने? जनरली इसका रिलेशन होता है प्रिंसिपल्स से, ठीक है। ए, जियोग्राफिकल थॉट्स, एंड बी, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इकोलॉजी। मतलब
फिलॉसफी का मीनिंग क्या बताया था मैंने, प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब देखो जियोग्राफिकल थॉट्स, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इकोलॉजी। मतलब कि ये जो प्रिंसिपल्स यूज होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, जियोग्राफिकल थॉट्स हो सकते हैं, या फिर वहां पे देखेंगे उस एनालिसिस में, मतलब रीजनल एनालिसिस में ये देखेंगे कि लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन कैसा है, क्या है वहां पे। ठीक है, ह्यूमन इकोलॉजी कैसी है मतलब। ठीक है, और सेकंड में क्या है, सेकंड में मेथड्स एंड टेक्निक्स कौन कौन सी अप्लाई करेंगे, जैसे कार्टोग्राफी इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी। अब जैसे मैपिंग बोला मैंने, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द मैप कार्टोग्राफी। तो जो कार्टोग्राफी है उसमें भी कौन सी कार्टोग्राफी, कंप्यूटर कार्टोग्राफी आजकल जो यूज हो रही है मैक्सिमम। एंड देन जो बी है वो क्या है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, मतलब स्टैटिक जो डेटा है उसको लेना है, मतलब इट इज रिलेटेड टू द मैथमेटिकल डेटा। ठीक है, ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो सी क्या है, फील्ड सर्वे मेथड, अभी समझाया था, किसी फील्ड का आप सर्वे करते हो और वहां से डेटा कलेक्ट करते हो। ठीक, और देखो डी क्या है आपका, जियो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्राइजिंग टेक्निक सच एज रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, ठीक है, एक्सेट्रा। यानी कि ये सब क्या है, जैसे रिमोट सेंसिंग का आप यूज कर रहे हो, जीआईएस का यूज कर रहे हो, जीपीएस का यूज कर रहे हो। ठीक है, ये क्या है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्राइजिंग टेक्निक्स है, इनका भी यूज आप कर सकते हो। द अबव क्लासिफिकेशन गिव्स अ कंप्रिहेंसिव फॉर्मेट ऑफ ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ये जो मैंने बताया आपको, ये एक कंप्रिहेंसिव स्टडी है किसका, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी का। जनरली ज्योग्राफी curricula is taught and learned to this format, but this format is not static। ये जो फॉर्मेट है जो मैंने पढ़ाया है, ये मैंने आपको बताया है कि ये स्टैटिक नहीं हो सकता। मतलब ज्योग्राफी जो है वो कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता, वो डायनेमिक होता है। क्यों डायनेमिक होता है, क्योंकि किसी भी स्पेस पे रहने वाली जो स्पीसीज है वहां का जो मतलब पूरा एनवायरमेंट है वो चेंज होता रहता है टाइम के हिसाब से। इस वजह से ज्योग्राफी स्टैटिक नहीं हो सकता, हमेशा डायनेमिक होता है। ठीक है, अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल व्हाट वाज वंस मैनुअल कार्टोग्राफी हैज नाउ बीन ट्रांसफॉर्म इनटू कंप्यूटर कार्टोग्राफी। अब यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये टेक्निक्स जो मैंने बताई हैं आपको, इसमें कार्टोग्राफी एक टेक्निक है। तो पहले सिंपल कार्टोग्राफी यूज होती थी, ठीक है, मैनुअल कार्टोग्राफी जिसको बोलते हैं। लेकिन अभी कौन सी कार्टोग्राफी का यूज कर रहे हैं, अभी कंप्यूटर कार्टोग्राफी का मैक्सिमम यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैनुअल कार्टोग्राफी की जगह पे। ट्रांसफॉर्म्ड into computer cartography technology has enabled scholar to handle large quantum of data। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के बेस पे हम लार्ज क्वांटम ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। मतलब कि जो डेटा साइज है, जो आपका डेटा होगा वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, और उसका भी हम एनालिसिस एक बार में कर सकते हैं थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। द इंटरनेट प्रोवाइड्स इन एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। जैसे आप जीपीएस का यूज करते हो तो वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक ही बार में। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे मेथड्स होते हैं इंटरनेट में जिसमें आप यूज करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। दस द कैपेसिटी टू अटेंड एनालिसिस हैज इंक्रीज tremendously। GIS has further opened vistas of knowledge। GPS has become a हैंडी टूल टू फाइंड आउट एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, मतलब जो जीआईएस है उससे बहुत सारी नॉलेज आप ले सकते हो। इसके अलावा जीपीएस से डायरेक्ट आप लोकेशन पता कर सकते हो, एग्जैक्ट लोकेशन। टेक्नोलॉजीज हैव एनहांस्ड द कैपेसिटी ऑफ अटेम्प्टिंग सिंथेसिस विथ साउंड theoretical understanding। You will learn some preliminary aspects of these techniques in your book Practical Work in Geography Part NCERT 2006। You will continue to improve upon your skill and learn about their applications। मतलब ये जो एक्सपेक्ट है, ठीक है, इन टेक्निक्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप बहुत कुछ जान सकते हो और बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ठीक, अब ये देखो, ये जो आपको डायग्राम बना हुआ है ये ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी है बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। ठीक है, जो रीजनल अप्रोच का यूज किया उसके बेस पे ये एक डायग्राम दिया हुआ है। इसको आप जरूर अगर क्वेश्चन में अगर आपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, आप इसको जरूर करो, बहुत ज्यादा अच्छा रहता है ये।
अब देखो बेटा नेक्स्ट पैरा में क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंट। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इस बुक का, वो फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी को एज अ कंपाइल फॉर्म में लेके चलता है, ठीक है, मतलब कंबाइंड है ये दोनों और थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हो तो मेनली वो आप पढ़ोगे क्लास 12th में, ठीक है। और ये जो बुक है मतलब इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो फिजिकल ज्योग्राफी और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस चैप्टर अपीयर्स इन द बुक एंटाइटल्ड फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। द contents of the book clearly reflects its scope. It is therefore appropriate to know the importance of this branch of geography.